हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज की वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 दैट इज चैप्टर 6 द डॉन ऑफ मॉडर्न कल्चर इन यूरोप एंड इंडिया द अर्ली मॉडर्न एज 1300 टू 1800 सीई, इसका हम थर्ड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। हमने यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बारे में देखा, हमने देखा कि कैसे जो है ये चेंजेस आए, सेंट्रलाइज स्टेट्स के बारे में देखा, रेनाइंसस क्या होता है उसके बारे में देखा। तो आउटर वर्ल्ड जो है, आउटसाइड जो इंडिया का जो वर्ल्ड है उसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। अब हमको ये जो चेंजेस है इंडिया में कैसे आई, कैसे जो है चीज़ें जो है हमारी हमारे हमारे इंडिया में वो मॉडिफाई हुआ, उसके बारे में हमको देखना है। और साथ ही साथ इस सेक्शन में हम स्कल्पचर्स और पेंटिंग इसके बारे में हम भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडिया के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो वी सॉ दैट even in India, Sanskrit, Persian and Arabic and other classics were widely studied and translated. The Mughal emperors and even the minor kings encouraged such initiatives. तो हमने पहले वाले सेक्शन में भी देख लिया था, हम पहले के जो हमने जो सेक्शन है उसमें देख लिया था कि जो संस्कृत, पर्शियन और अरेबिक और जो अदर जैसे कि ग्रीक टेक्स्ट है, लैटिन क्लासिक्स है, ये सारे जो टेक्स्ट है इसको इंडिया में वाइडली क्या है स्टडी किया जा रहा था, ट्रांसलेट किया जा रहा था। तो जो मुगल एम्परर्स हैं, ठीक है, ये मुगल एम्परर्स जो मिडिल ये जो एज है, ये मुगल एम्परर्स जब हमारे कंट्री में थे तब का टाइम है। तो मुगल एम्परर्स और छोटे जो माइनर किंग्स में तो छोटे छोटे किंग्स थे, वो भी इन एक्टिविटीज़ को एनकरेज करते थे। एनकरेज मतलब बढ़ावा देते थे इन इनिशिएटिव्स को। इनिशिएटिव्स मतलब यहाँ पे क्या मतलब है, जो भी बुक्स है उसको वो अपने लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करते थे, उनको स्टडी करते थे, इसको ये बढ़ावा देते थे। This was the age when munshis and munims were indispensable. No ruler could administer his kingdom without this educated managers and accountants. तो मुंशी मुनीम्स अगर हम इंग्लिश में बोले तो एक मैनेजर या अकाउंटेंट को कहा जाता है। तो ये जो मुंशी मुनीम्स होते थे, इनका रोल जो है किसी भी स्टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था। इंडिस्पेंसिबल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था, उनके बिना कामकाज नहीं चल सकता था। तो कोई भी रूलर है जो अपने राज्य में राज्य करना अच्छे तरीके से चाहता था, वो उसके पास एक एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा एक मैनेजर की ज़रूरत थी, जो आज की डेट में भी है। ठीक है, कोई भी फॉर्म चलाने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, मैनेजर चाहिए रहता है। तो यहाँ पे मुंशीस और मिनियम जो है अर्ली मॉडर्न एज में ये काम किया करते थे। और अकाउंटेंट जो लेखपाल होते हैं, जो पूरा देख रेख करते हैं, कितना एक्सपेंस हुआ, कितने एक्सपेंडिचर हुए, कितना इनकम हुआ, ये सारी चीज़ों को। तो अकाउंटेंट का काम यही होता है। तो दे रोट मेनी बुक्स अबाउट मुगल पीरियड। देयर एनालिटिकल स्किल्स एंड डिस्क्रिप्टिव पावर्स आर रिफ्लेक्टेड इन दिस ट्रीटाइसेस। तो यहाँ पे जो मुगल पीरियड है उस समय इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, ठीक है, तो जिससे हमको मुगल पीरियड्स के बारे में पता चलता है, उस समय क्या हो रहा था, उस चीज़ों को हम जान सकते हैं। तो इनका स्किल्स कितना अच्छा था। एनालिटिकल मतलब उनका जो मतलब ऑब्जर्व करने का जो तरीका और उस चीज़ को डिस्क्राइब करने का जो तरीका वो इतना अच्छा था कि वो जो बुक्स उन्होंने लिखे हैं उससे हमको क्लियर पिक्चर मिलता है कि मुगल वर्ल्ड उस समय जो मुगल रूलर्स का जो वर्ल्ड जो यहाँ पे रूल था वो कैसा था इंडिया में। The Middle Age during the Mughal period has one more striking feature. It represents mix of Indian and certain Asian cultures. तो ये जो मिडिल क्लास जो मुगल पीरियड में थे, उनकी एक और स्ट्राइकिंग फीचर्स क्या है, ये इंडियन और सेंट्रल एशियन कल्चर्स का मिक्स था। क्यों? क्योंकि जो मुगल्स हैं वो सेंट्रल एशिया से आए थे इंडिया में और यहाँ पे आके अपना उन्होंने राज्य वो किया था। तो इसलिए जो ये ड्यूरेशन था उस समय इंडियन और सेंट्रल एशियन कल्चर्स का मिक्सचर हमको देखने के लिए मिलता है। The people took inspiration from all these different sources. This influenced the way they lived and the lifestyle they adopted. तो ये जो different sources है, ये different writings है, इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है। इससे हम जो लाइफस्टाइल्स थे जो वो अडॉप्ट करके चल रहे थे, जो वो उस समय लाइफ लेते थे, उससे हमको प्रेरणा मिलती है। That was not all. Though they depended on Mughal emperors and kings for their livelihood, they were proud of their independence, even criticizing them. For example, many munshis even criticized Aurangzeb for his religious policies. तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो ये जो मुंशीज मिनियम जो राइटर्स होते थे वो पूरी तरीके से एम्परर और किंग्स पे डिपेंडेंट थे अपने लाइवलीहुड के लिए, और वो मतलब लेकिन है ना, वो डिपेंडेंट थे, लेकिन वो अपने इंडिपेंडेंस पे भी प्राउड करते थे। मतलब वो अपना जो लिखने का जो तरीका था वो उसको
बिल्कुल मतलब साफ तरीके से लिखते थे। अगर किंग खराब है, मतलब किंग उतना अच्छा नहीं है, क्रूर है, तो उसके बारे में भी वो लिखने से रुकते नहीं थे। तो यहाँ पे वही बताया जाए, और क्रिटिसाइज भी करते थे। क्रिटिसाइज मतलब व्यंग करना, ठीक है। अगर वो उनका रूलर अच्छा नहीं है, जैसे कि औरंगजेब अपने टाइम में जो मुगल एम्परर्स थे उसमें थोड़ा सा क्रूर किंग था। तो उसके बारे में भी कई म्यूनिशिस ने क्रिटिसाइज किया है उनको, उनके बारे में बताया है कि उनकी रिलीजियस पॉलिसीज कैसी थी। जैसे कि हमने जो प्रीवियस चैप्टर है क्लास 7th वगैरह में हमने देखा है कि औरंगजेब जो है वो बिल्कुल भी धर्म को मानने वालों में से नहीं थे, वो हिंदू धर्म के खिलाफ थे, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने अपने कोर्ट में बंद कर रखी थी। कुछ जो टैक्सेस थे जो कि पहले एक निष्पक्ष रूप से सबको देना पड़ता था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वो टैक्सेस ओके थे, जाजिया टैक्स कहा जाता था जिसे। तो बहुत सारी चीज़ें हमने औरंगजेब के बारे में क्लास 7 में पढ़ी है, प्लीज रिकॉल करने की कोशिश करिए। सो देयर वाज वन मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इंडिया और यूरोप। तो एक और डिफरेंस क्या था इंडिया और यूरोप में, तो इन यूरोप, ठीक है, यूरोप में जो है प्रिंटिंग प्रेस, जैसे कि हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा, जो प्रिंटिंग प्रेस है वो यूरोप में आ चुका था। तो इससे क्या हो रहा था, जो भी बुक्स है उसकी मल्टीपल कॉपीज, हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज जो है इजिली अवेलेबल हो जाती थी। लेकिन इंडिया में ये जो इन्वेंशन है अभी तक नहीं आया था, ठीक है, और ये नेग्लिजिबल था, मतलब यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का कोई रोल नहीं था। इसलिए जो ये थिंकिंग है, ये जो बुक्स से दूसरे लोगों तक जो लैंग्वेज जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होने का जो प्रोसेस है वो इंडिया में क्या था, रुका हुआ था। हैम्पर्ड मतलब रुका हुआ था। नेक्स्ट है मुंशी और मुनीम, उसके बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल में देखना है। तो मुगल टाइम्स में ये जो पीपल हैं ये कौन होते थे, ये वर्क करते थे जो भी रूलर है, जो भी किंग है, उनके कोर्ट में और मर्चेंट्स के साथ में। तो इनका काम क्या होता था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को देखते थे, जैसे कि करस्पॉन्डेंस मतलब अगर अगर कोई भी मर्चेंट है वो आया है और उसको चाहिए कुछ फरमान चाहिए, ठीक है, फरमान में कोई परमिशन चाहिए, तो इस तरीके का कॉरेस्पॉन्डेंस वो करते थे, उनसे इंटरेक्ट करने का काम हो गया, लीगल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने का काम हो गया। ये अकाउंट्स, बुक ऑफ जो अकाउंट्स मतलब लेखा जोखा, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर, इसके बारे में वो देखते थे। इनकम कितना हुआ, एक्सपेंसेस कितने हुआ, ये सारे चीज़ें के बारे में देखते थे। और जो अलग अलग घटनाएं जो कोर्ट्स में चलती आती थी उनको भी ये लिखने का काम इनका होता था। तो इनको ये फैमिलियर थी, जो प्रैक्टिसेस थे, कस्टम्स थे, लैंग्वेज थे अलग अलग कंट्रीज से, ये सारी चीज़ें उनको पता होती थी। तो अराउंड 1689 अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो छत्तीसगढ़ में रतनपुर का जो किंगडम था उसके बारे में व्यंग्यपूर्वक स्टैटिकल मतलब व्यंग्यपूर्वक लेख लिखा था कुंभ तमाशा, तमशा कुंभ तमाशा, ठीक है, कुंभ तमाशा, खूब तमाशा, ठीक है, जिसमें उन्होंने जो रतनपुर के किंग और क्वींस थे उनका मजाक उड़ाया था, ठीक है, उनके बारे में व्यंग्यपूर्वक लैंग्वेजेस में लिखा हुआ था। तो दिस वर्क क्लियरली रिफ्लेक्ट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस द टू वर्ड्स इन डिफरेंट एरिया ऑफ पर्शियन ओरिजिन। नेक्स्ट इज अ न्यू आर्टिस्टिक ट्रेंड्स। तो अलग अलग आर्टिस्टिक ट्रेंड्स के बारे में हमको देखना है। तो जो इस तरीके के जो स्कल्पचर्स बनते थे, टेम्पल्स हो गया और इस तरीके के चर्चेस वगैरह हो गए, तो इसमें जो स्ट्रक्चर्स यूज हुआ करते थे उसमें भी मिक्सचर हमको देखने के लिए मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट रीजन से। तो one other change in India and several other countries was flowering of the creative arts after 1300. The most visible impact of this new wave of creativity was seen in the architecture. तो दो भी आर्किटेक्चर है, इसमें हम ये जो चेंजेस है उसके बारे में हम देख सकते हैं। तो ये जो क्रिएटिव आर्ट्स है, ठीक है, 1300 के बाद में, उसमें हम ये सारी चीज़ को देख सकते हैं। तो क्या चेंजेस है, तो तुर्क्स, ठीक है, जो मुगल्स के जो तुर्क्स आए इंडिया में, तो उन्होंने अपने साथ नई टेक्निक्स लेके आए, जो वहाँ पे बिल्डिंग्स बनती थी उस तरीके की टेक्निक्स को उन्होंने इंडिया में लेके आए। तो यूज़ ऑफ डॉम्स एंड आर्चेस, ठीक है, ये जो डॉम्स एंड आर्चेस है, ये तुर्क जब इंडिया में आए तो इस तरीके की यूनिक बिल्डिंग टेक्निक्स को हमारे इंडिया में लेके आए। तो दिस टेक्निक ऑफ यूजिंग डोम्स एंड आर्चेस इन बिल्डिंग वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन एंशिएंट ग्रीस। तो ये कहाँ से आया, एंशिएंट ग्रीस में सबसे पहले इस तरीके की डोम्स और आर्चेस को यूज किया गया था, एंशिएंट ग्रीस और रोम में। तो आर्चेस क्या होते हैं, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे आर्चेस कहा जाता है। और नीचे मैं दिखाती हूँ आपको, ये दिस इज आर्च, ठीक है, ये इस तरीके का जो राउंड स्ट्रक्चर है इसे आर्च कहा जाता है। और ये है डोम स्ट्रक्चर, गुंबज, ठीक है, इस तरीके का जो गुंबज है उसे डोम स्ट्रक्चर कहा जाता है।
So figure 6.3 shows pillars supporting the weight of the roof of Greek temple. In India, 2 pillars and beams were used to support the roofs. तो इस तरीके के पिलर स्ट्रक्चर्स यूज किया जाता था जिससे ये जो छत है उसको सपोर्ट मिल सके, और इंडिया में भी इस तरीके के पिलर्स, ठीक है, ये पिलर है, ये बीम है, इस तरीके का स्ट्रक्चर यूज किया जाता था टेम्पल्स और बिल्डिंग्स बनाने के लिए. तो मैसिव टेम्पल्स वे बिल्ड इन इंडिया यूजिंग पिलर्स एंड हॉरिजॉन्टल बीम्स. तो इस तरीके के पिलर्स और हॉरिजॉन्टल बीम्स को यूज करके बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे. तो ये है खंडरिया महादेव टेम्पल, ठीक है, ये है आपका खजुराहो में, ठीक है, खजुराहो. तो खंडरिया महादेव टेम्पल इन खजुराहो, ठीक है, खजुराहो जो एमपी में है, ये 1000 ऑफ इयर्स पहले बना हुआ था, इसी टाइप के स्ट्रक्चर से बना हुआ है. दिस स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कंबाइंड 100 of small shikaras or spikes to form an impressive edifice. तो इस तरीके के टेम्पल्स आर्किटेक्चर में क्या है, इस तरीके की छोटे छोटे आप देख रहे हैं ये शिकारास है, इसको ज्वाइन करके एक बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर बनाया गया है, टेम्पल का स्ट्रक्चर बनाया गया है. नेक्स्ट इज इन नॉर्दर्न यूरोप. Churches with similar complex structures were built around 12th century. One excellent example is famed Notre Dame Cathedral in Paris, which is shown in figure 6.5. This architecture style is called Gothic style. तो ये यहाँ पे एक चर्च है, ठीक है, नोत्रे डेम कैथेड्रल इन पेरिस फ्रांस, ठीक है, पेरिस फ्रांस में है. तो इस तरीके के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन करके इस तरीके का बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर बनाया गया है. तो इसे क्या कहा जाता है, गोथिक स्टाइल. क्या कहा जाता है, गोथिक स्टाइल. इन फिगर 6.6 shows arches used in Roman Empire 2000 years ago to support the weight of roof of structure. तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आर्चेस, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, आर्चेस. इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जाता था ताकि वो जो रूफ का स्ट्रक्चर है उसको, उसका वेट को सपोर्ट कर सके. आर्चेस वे यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग डोम्स एज वेल. तो इस तरीके के आर्चेस डोम्स में भी यूज किए जाते थे. तो ये आपको एक डोम दिख रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे आर्चेस बनाए हुए हैं. तो वन एग्जाम्पल इज द डोम ऑफ पैंथियोन built 2000 year ago in Rome. तो ये है पैंथियोन, ठीक है, द इनसाइड व्यू ऑफ पैंथियोन, ठीक है. ये it looks absolutely grand when seen from inside, but it isn't as impressive when seen from outside, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम फिगर 6.7 और 6.7 और 6.8 को कंपेयर करें, ठीक है, ये 6.8 है और ये 6.7 है. तो ये इसका अंदर का भाग है और ये इसका बाहर का भाग है. तो अगर हम बाहर से देखें तो ये डोम स्ट्रक्चर उतना इंप्रेसिव नहीं दिखता, उतना सुंदर नहीं दिख रहा है. लेकिन अगर आप अंदर से देखें तो ये फोटोज नहीं है, ये क्या है, ये पेंटिंग रिजेंबल्स है, ठीक है. तो अगर हम अंदर से देखें तो कितना सुंदर स्ट्रक्चर है. तो इस तरीके के डिज़ाइन जो है उस समय क्रिएट किया जाता था. तो डोम्स दैट लुक इम्प्रेसिव एक्सटर्नली वेयर कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर. और इस तरीके के जो डोम स्ट्रक्चर है जिसको बाहर से भी, जैसे ये इस तरीके का बाहर से ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं दिख रहा है, तो इसको इंप्रेसिव बनाने का किसने काम किया, इस्लामिक आर्किटेक्चर में. फिर सी फिगर 6.9 विच शोज द डोम ऑफ रॉक बिल्ट इन जेरूसलम 1691 CE. वी कैन सी हाउ द ग्रैंड डोम लुक्स above an equally impressive base composed of beautiful arranged आर्चेस. तो यहाँ पे देखिए ये डोम ऑफ रॉक जेरूसलम 1691 CE, ठीक है, तब की पिक्चर है. तो यहाँ पे देखिए जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसको भी इतना ही इम्प्रेसिव बनाया गया है, ठीक है. अंदर का स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं दिया गया है, बट अंदर भी इक्वली ही इतना इम्प्रेसिव होगा. So in India, the use of dome and arches made a very attractive mix of elements of temple architecture in early modern period. तो इंडिया में भी इस तरीके के डोम और आर्चेस जो यूज़ किए जाते थे उसको अट्रैक्टिव मिक्स दिया जाता था टेम्पल आर्किटेक्चर का, ठीक है. As a result of this fusion, a new and transformed Indian architecture took shape during this period, which both Hindu and Muslim rulers adapted. तो इस तरीके का जो मिक्स फ्यूजन है वो टेम्पल्स में, बिल्डिंग्स में दिखने लग गया. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया और मुस्लिम कल्चर को, उनके जो आर्किटेक्चर स्किल्स है उसको मिलाकर बहुत ही सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे इंडिया में. तो इंडिया में आर्किटेक्चर फॉर्म आप लोटस महल में देख सकते हैं जो विजयनगर में है, पैलेसेस है फतेहपुर सिकरी में. तो डोम एंड आर्चेस ऑफ ताजमहल, ठीक है, ब्यूटिफुली इनकॉर्पोरेट इंडियन डिज़ाइन एंड एनक्रेविंग. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर, मतलब ताजमहल की जो खूबी है उसको तो
सभी जानते हैं। तो इसका जो इसमें इंडियन डिज़ाइन और जो डोम स्ट्रक्चर है उसको कंबाइन किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे एनग्रेविंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल द इन्वर्टेड लोटस crowning the dome and the brass funnel emanating from it, फिगर 6.10, ठीक है। फिगर 6.10 में देखेंगे तो ये जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक लोटस क्राउनिंग है। ये जो ऊपर का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इससे क्या दिख रहा है कि ये एक आंसू जब बहता है ना, जब आंसू बहते हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये इसको रिजेंबल कर रहा है। तो डोम इज शेप्ड ब्यूटीफुली राउंड लाइक अ टीयर ड्रॉप। टीयर ड्रॉप मतलब आंसू की जो बूंद है उस तरीके का इसे बनाया गया है। Thus, the architecture journey of domes and arches began in ancient Roman Empire. They were almost forgotten by Western Europe of Middle Ages. तो ये जो जर्नी है आर्किटेक्चर की, जो डोम्स एंड आर्चेस पे रिलेटेड है, ये एंशियंट रोम में स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन मिडिल एज के आते आते जो वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स है नहीं बनाए जाते थे, इसको भूल चुके थे। लेकिन they then began to use extensively in the architecture of Islamic countries and India. In this process it took on new forms and style. और ये जो डोम्स एंड आर्चेस वाला जो फॉर्म है ये इंडिया में और इस्लामिक कंट्रीज में यूज होने लगा और इन्होंने इनको एक नया फॉर्म दे दिया, एक नया स्टाइल दे दिया, जैसे कि हम देख सकते हैं। In Europe, the interest in ancient Greek and Roman culture was revived in 14th century, beginning with Italy. तो अब जो देखिए मिडिल एजेस में क्या था, ये जो आर्किटेक्चर स्टाइल है ये यूरोप में नहीं यूज़ हो रहा था, लेकिन 14th सेंचुरी के बाद में ये जो स्टाइल्स है उसको फिर से लेके आया गया। तो आर्किटेक्ट बिगैन यूजिंग डोम एंड आर्चेस वंस अगेन। तो 14th सेंचुरी में जो आर्किटेक्ट्स हैं उन्होंने डोम और आर्चेस को यूज़ करना फिर से चालू कर दिया यूरोप में। द स्टाइल दे अडॉप्टेड वेयर डेवलप्ड बाय इस्लामिक आर्किटेक्चर व्हेन Michelangelo designed the St. Peter Cathedral in 1547 CE. He took inspiration from Greek temples and Roman and Islamic domes. तो ये जो सेंट पीटर कैथेड्रल एक चर्च जब डिज़ाइन किया किसने, माइकेलेंजलो इन्होंने, तो 1547 में इसको जब डिज़ाइन किया तो इन्होंने इंस्पिरेशन कहाँ से ली, जो ग्रीक टेम्पल्स है और जो रोमन और इस्लाम डोम्स है उससे। So this architecture style in which tall Greek columns, arches and domes were used is called classical style. It continues to be used even today. तो इस तरीके का स्टाइल को क्या कहा जाता है, जिसमें देखिए ये कॉलम्स हैं, आर्चेस हैं, ठीक है, आर्चेस आपको दिख रहे हैं, डोम आपको दिख रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, क्लासिकल स्टाइल कहा जाता है, जो आज भी जो है यूज में आता है। नेक्स्ट इज पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स के बारे में हमको देखना है। तो रेनेसांस इज मोस्ट रिनॉन्ड फॉर मैग्निफिशेंट पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। तो रेनेसांस का जो समय था उसे बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है, किसने लिए, मैग्निफिशेंट मतलब बहुत ही बड़े सुंदर पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स के लिए। तो यूरोप ऑफ मिडिल एजेस पेंटिंग वाज लिमिटेड स्कोप, रिस्ट्रिक्टेड टू biblical figures as seen in figure 6.12। तो देखिए 13th सेंचुरी में जब मिडिल एजेस का जो टाइम था तब उस समय जो है अगर हम पेंटिंग्स की बात करें तो पेंटिंग्स रिस्ट्रिक्टेड थे, किसके लिए, सिर्फ जो बाइबल में जो रिलेटेड फिगर्स है उनकी ही पेंटिंग्स वगैरह बनाए जाते थे। 13th सेंचुरी में ये पेंटिंग बनाई गई है जिसमें मदर मैरी, जीसस और 2 सेंट्स की पिक्चर यहाँ पे बनाई गई थी। लेकिन things began changing towards the end of 13th century when artists began painting based on their observation of real humans। अब देखिए things जो है, जो चीज़ें जो है 13th सेंचुरी के एंड मतलब 14th सेंचुरी के आते आते चीज़ें जो है चेंज होने लगी। जो आर्टिस्ट थे, जो पेंटिंग्स बनाने वाले आर्टिस्ट थे, अब वो फोकस करने लग गए जो रियल ऑब्जर्वेशन वो देखते थे, रियल ह्यूमन बींग्स को जो देखते थे उनके ऊपर। तो रिलीजियस फिगर्स कंटिन्यू टू डोमिनेट। रिलीजियस फिगर्स बनाना तो लोगों ने बंद नहीं किया, तो वो भी थे, वो डोमिनेट भी करते थे, मतलब ज़्यादातर वही बनाए जाते थे। लेकिन elite and rich successful professional began to get their portraits painted। लेकिन फिर उसके बाद जो है रिलीजियस फिगर्स बनाए जा रहे थे, लेकिन एलाइट और रिच मतलब जो बड़े बड़े रिच है ना, जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो चाहते थे कि उनकी पोर्ट्रेट्स मतलब उनका एक पिक्चर बना के
रखा जाए। तो इसलिए जो है वो अपनी पेंटिंग्स बनाते थे। इवन द रिलीजियस फिगर्स became more life like depicting different emotions forms and perspective। और रिलीजियस फिगर्स भी अगर बनाए जाते थे तो उनको ऐसा बनाया जाता था कि वो दिखने में, उनमें जो इमोशंस है, फॉर्म्स है, पर्सपेक्टिव है, वो बहुत ही रियल दिखे। तो कलर टेक्निक एंड साइंस, ये भी चेंज हुआ। कलर बनाने का जो टेक्निक है वो चेंज हुआ। साइंस आया पेंटिंग में, जो साइंस लेके आया गया पेंटिंग में। तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। अब मतलब आप पेंटिंग की गहराई को देखिए। देखो जैसे कि हम आज की डेट में अगर हम कैमरा की बात करें, कैमरा तो काफ़ी सालों से है। अगर हम कैमरा की बात करें तो कैमरे में पिक्चर कैसे कैप्चर होती है, जो पुराने कैमरेज की मैं बात कर रही हूँ, फ़ोन के कैमरे में भी होती है, लेकिन अगर आप पुराने जो पिक्चर्स उसकी बात करें तो वहाँ पे जो फोटो प्रिंटर रहती थी, ठीक है, प्रिंट होके आती थी। तो इस तरीके का था, जो लोग बाहर पीछे के तरफ हैं वो छोटे दिखेंगे, जो स्ट्रक्चर पीछे, तो एक 3D विजन आप देख सकते हैं। और ये पेंटिंग कब बनी हुई है? अराउंड 1500 में ये बनी हुई पेंटिंग है। तो आप जो बनाने वाली है उसके नज़रिए को देखिए, उनकी सोच को देखिए कि कैसे जो रियल आइज से वो देख रहे हैं उनको उस पेंटिंग्स में उतारना है। सो विथ न्यू कलर्स बिगेन being introduced from India and Iran, artists began experimenting with colors and methods. Are now used they also used new oil based color. They mixed colors to get innumerable shades. तो नए जो कलर्स है वो इंडिया और ईरान में इंट्रोड्यूस हुए। तो आर्टिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट करने लगे इन कलर्स के साथ, तो कलर्स और मेथड्स के साथ। तो अब जो है ऑयल बेस्ड कलर्स आ गए। ओके, तो ऑयल बेस्ड कलर्स आज भी यूज़ होते हैं। तो ये जो ऑयल बेस्ड कलर्स उसे वो मिक्स करके डिफरेंट इन्यूमरेबल मतलब बहुत सारे डिफरेंट शेड्स बनाने लगे। तो देयर पेंटिंग ऑल्सो बिकेम मोर रियलिस्टिक एज दे बिगैन डिपिक्टिंग perfect replicas of what they saw. This saw possible with an understanding of the perspective. तो अब जो ये पेंटिंग बनाने लगे, ठीक है, ये जो नए मेथड्स आने के बाद, नए कलर्स आने के बाद, वो ज़्यादा रियलिस्टिक, मतलब एकदम ऐसा लगता था कि रियल चीज़ें ही हैं, सही में हाँ बनाया है उन्होंने। तो वो उस चीज़ को परफेक्टली रेप्लिका मतलब डुप्लीकेट तरीके से वैसी सेम हूबहू बनाने लगे जो वो देखते थे। और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, उनका जो पर्सपेक्टिव था, देखने का जो नज़रिया, पर्सपेक्टिव मतलब देखने का जो नज़रिया है, उसको वो एकदम बारीकी से अपने पेंटिंग्स में ढालने लग गए। व्हेन वी लुक एट अ सीन, ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज look bigger, while objects that are far away look smaller. Objects in the background become small in geometrical proportion. Calculating this proportion help artists to separate near and distance object in their painting. तो जैसे कि इस पेंटिंग में दिखाया जा रहा है, जो पास की चीज़ें हैं, ठीक है, वो ज़्यादा फोकस्ड रहेंगी, और जो दूर की चीज़ें हैं वो कम फोकस्ड रहेंगी, वो छोटी रहेंगी। तो ये सारे जो चीज़ें हैं कैलकुलेशंस करके जो है आर्टिस्ट पेंटिंग बनाने लगे। तो वन फेमस एग्जांपल इज सीन इन द पेंटिंग फिगर 6.13, तो जिस फिगर की हम बात कर रहे हैं, और इसे किसने बनाया है? फेमस आर्टिस्ट रैफेल ने इसे बनाया है, जिनका जन्म हुआ था 1483 और इनकी मृत्यु हुई थी 1520 सीई में। वी कैन डिस्टिंग्विश क्लोज फ्रॉम फार by seeing small human figures in the distance, while the figures in the foreground are bigger. We can see the lines linking to the figure in the front and the building in the background converging. This gives an idea of geometric proportion. तो जो वो पेंटिंग्स बनाते थे उसमें वो ज्योमेट्री का भी यूज़ करते थे। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि मतलब जो फ्रंट में जो दिखाया जा रहा है वो ज़्यादा फोकस्ड है, उसकी क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी, और जो बैक में दिखाया जा रहा है वो छोटे होंगे, ठीक है, ये साइज में छोटे होंगे, उनका ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन भी छोटा होगा, उनकी डिटेल्स भी थोड़ी सी कम होगी, जैसे कि हम रियल आइज पे देखते हैं। Another technique emerged from science, which was developed rapidly during this period. तो एक और टेक्निक जो साइंस से लाई, जो रैपिडली इंक्रीज हो रही थी, द फिजिशियन एंड्रियास वेसालिस dissected human cadavers to study structure of bones, muscles and internal organs and published books on his finding. Artists could now study human anatomy to perfect their human फिगर्स। तो देखिए नई चीज़ें आई, साइंस भी आया। तो इसमें जो फिजिशियन थे उन्होंने क्या किया, एंड्रियस,
तो एंड्रियस ने क्या किया, जो ह्यूमन कैविटस मतलब जो डेड बॉडी है उसको खोल के स्टडी करना चालू किया। तो उन्होंने देखा कि जो स्ट्रक्चर क्या होता है बोन्स का, मसल्स, इंटरनल ऑर्गन्स कैसे होती है, और उन्होंने जो भी पाया उसको अपने बुक्स में लिखा। तो आर्टिस्ट ने अब जो है ह्यूमन एनाटॉमी मतलब ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर है, जो बोन का स्ट्रक्चर है, उनके जो फेस का स्ट्रक्चर है, उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, वो सारे स्ट्रक्चर्स को वो स्टडी करने लग गए। और इससे क्या हुआ, उनको बहुत ही हद तक आइडिया मिला कि शरीर का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो उसको पोर्ट्रेट में कैसे लेके आना है। तो इसमें फेमस थे लिएंड्रो डा विंसी। तो बहुत ही खूबी इंसान थे ये लिएंड्रो डा विंसी। आगे हम देखेंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट पेंटर्स के बारे में हमने देखना है। इटली हैड many great painters during the Renaissance period, but we shall discuss the 2 most important one. तो Renaissance period में इटली में बहुत सारे अच्छे अच्छे पेंटर्स थे, लेकिन 2 के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो लिएंड्रो डा विंसी जिनका जन्म हुआ था 1452 1519 तब इनका देहांत हुआ। वैसे ही माइकलैंगो का जन्म हुआ था 1475 और इनका डेथ हुआ था 1564 सीई में। तो ये है मोनालिसा पेंटिंग। कहीं ना कहीं आपने इस पेंटिंग के बारे में सुना होगा, कहीं ना कहीं। तो अगर आपको ये नहीं बताया जाए ये पेंटिंग है, तो आप यही सोचेंगे कि जो पहले समय में जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स होती थी ना, उस तरीके का कोई पोर्ट्रेट है जिसमें हल्का सा कलर भरा गया है। तो आप बारीकी से देखिए, जो स्माइल स्ट्रक्चर इनका बनाया गया है, जो आइस इनकी बताई गई है कि ये तिरछी आंख से देख रही है, इनका जो नोज का स्ट्रक्चर है उसको आप देखिए, जो कर्ली हेयर्स हल्का फुल्का ये दिखाया गया है। तो कहीं से भी मतलब आप देखेंगे तो एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है एक ह्यूमन फेस का, तो उनके बारे में हमको देखना है। तो दा विंसी, लिएंड्रो दा विंसी ये क्या थे, साइंटिस्ट भी थे, स्कल्पचर भी थे, मतलब स्कल्पचर बना लेते थे, एक आर्किटेक्ट भी थे, एक इन्वर्टर भी थे और एक पेंटिंग भी थी। तो इतनी खूबियां थी इनके पास में। सो ही वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रेनेसांस मैन विथ हिज मेनी साइडेड पर्सनैलिटी एंड वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट। तो इससे हमको क्या दिख रहा है कि कितने सारी इनके पर्सनैलिटी का भी, साइंटिस्ट भी है, स्कल्पचर भी है, आर्किटेक्ट भी है, इन्वर्टर भी है, पेंटर भी है। तो साइंटिस्ट क्या होता है, जो साइंस के बारे में जानता है, ह्यूमन बॉडी के बारे में जानता है। स्कल्पचर मतलब जो मूर्तिकार होता है। आर्किटेक्ट मतलब जो बिल्डिंग्स डिजाइन करता है। इन्वर्टर मतलब कोई चीज का नया इन्वेंशन करता है। पेंटर मतलब जो पेंटिंग्स बनाता है। तो आप सोच सकते हैं कितनी सारी खूबियां हैं एक ही इंसान के पास में। तो इसे परफेक्ट रेनेसांस मैन भी कहा जा सकता है, और इनके पास बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट भी थे। His most widely discussed painting is Mona Lisa. It depicted a woman with captivating smile, figure 6.14। तो अभी हमने देखा मोनालिसा पेंटिंग में, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप देखेंगे तो नोज का स्ट्रक्चर, इसमें वैसे तो स्माइल की बात हो रही है, जो कैपिटेटिव स्माइल मतलब जो उन्होंने स्माइल को अपनी पेंटिंग में उस वुमन के स्माइल को बनाया है, दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कितनी मतलब सुंदर तरीके से ये जो पेंटिंग बनाई गई है। तो स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू डिसिपियर द मिस्ट्री ऑफ दैट स्माइल फॉर द लास्ट 500 ईयर्स। तो जो स्कॉलर्स है, जो मतलब बड़े बड़े जो रिसर्चर हैं, जो मतलब इसके बारे में रिसर्च हो रही है। डेसिपर मतलब वो जो मिस्ट्री है इस स्माइल के पीछे, कैसे स्माइल को बनाया गया है पास्ट 500 ईयर से, इसको मतलब डिसिफेयर करना मतलब उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इन अ वे इट वॉज अ सिम्बॉलिक ऑफ दैट एज। नेवर बिफोर हैड एनी आर्टिस्ट गिव सच अ प्रोमिनेंस टू अ मोमेंटरी एंड फ्लीटिंग फेशियल एक्सप्रेशन, कैपिटेटिव इट फॉर इटर्निटी इन पेंटिंग। तो इससे पहले कोई भी आर्टिस्ट ने इस तरीके की पेंटिंग नहीं बनाई थी, जिसमें जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसको इतनी अच्छे से जो है पेंटिंग में दर्शाया गया था। और एक मतलब एक मोमेंट्री एक प्रोमिनेंस है, मतलब एक अलग ही आप देखेंगे तो अलग ही लुक है इस पेंटिंग में। और मैं अपने बचपन की बात बताऊँ, मेरे पास एनसीईआरटी के बुक में थी। इसमें मैक्सिमम जो हम स्टूडेंट्स हैं इसकी मूछ, दाढ़ी ऐसे ऐसे बना दिया करते थे, जो बहुत शेमफुल एक्टिविटी है, लेकिन उस समय बचपना था। मांग में सिंदूर भरना, बिंदी लगाना, इस तरीके की बिंदी लगा देना, ये सारी चीज़ें शायद आप भी अपनी बुक्स में करते होंगे। तो ये मेरी छोटी सी मतलब भूल थी जो मैंने बचपन में की, इतनी अच्छी पेंटिंग जो मेरी बुक में छपी हुई थी उसको बिगाड़ने की। तो माइकलैंजेलो इज काउंटेड अमंग मोस्ट प्रोमिनेंट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ही लिव्ड इन द सिटी ऑफ फ्लोरेंस। तो कहाँ रहते थे, सिटी ऑफ फ्लोरेंस में, और इनको मतलब वर्ल्ड के प्रोमिनेंट आर्टिस्ट, प्रोमिनेंट मतलब मुख्य आर्टिस्ट में गिना जाता है। ही वॉज अंडर द पैट्रनेज ऑफ पॉप फॉर whom he took many creative projects। तो ये किसके अंदर काम करते थे, एक जो पॉप है, पॉप मतलब जो चर्च के जो मुख्य अधिकारी हैं उनके अंदर ये काम करते थे।
The most illustrative of this painting scenes from the Bible on the walls and roofs of Sistine Chapel. तो Sistine Chapel करके एक मे बी चर्च है जहाँ पे बाइबल जो है वॉल्स पे लिखे गए हुए हैं, वॉल्स मतलब पेंटिंग्स के जरिए दर्शाया गया है और ये जो है इन्होंने ही बनाया था. यू कैन सी अ पोर्शन वन ऑफ द पेंटिंग इन फिगर 6.15. तो इस तरीके का एक पिक्चर जो है जो वहाँ पे वॉल्स में है वो यहाँ पे दिखाया गया है. तो फिगर 6.15. तो द क्रिएशन ऑफ सन मून एंड वेजिटेशन, वन ऑफ द बाइबिकल सीन पेंटिंग बाय माइकलेनो on the roof of Sistine Chapel. Here the God is showing creating the sun. The intensity of creation is reflected on his facial expression and the sharp gaze which dazzle even the angels. तो यहाँ पे जो सन मून का क्रिएशन ये सब बताया गया हुआ है. तो ये यहाँ पे एक पेंटिंग में दर्शाया गया है जो किसने बनाई थी, माइकल लेंगो. Michelangelo was a good sculptor as he was a painter. तो उन्होंने मतलब पेंटिंग्स तो बनाई लेकिन एक गुड स्कल्पचर्स भी हैं. तो इस तरीके का स्कल्पचर जो है वो उन्होंने बनाया है. तो ला पिएटी अ स्कल्पचर बाय माइकलएंजेलो शोइंग वर्जिन मैरी होल्डिंग द बॉडी ऑफ हर सन जीसस क्राइस्ट. तो जो मैरी है, मदर मैरी, वो अपने जो सन है जीसस क्राइस्ट उसकी बॉडी को पकड़े हुए हैं. अ क्लोजअप ऑफ, ये इसी स्कल्पचर का क्लोजअप है. तो क्लोजअप ऑफ मैरीज ग्रीफ स्ट्रिकन फेस. तो देख सकते हैं कितनी सुंदरता, कितनी बारीकी सी जो उनका जो हेड पे जो कपड़ा है, ठीक है, जो उनका जो फिगर है वो सब बनाया है किसने, माइकलएंजेलो ने. इट वॉज यूज्ड, ही यूज्ड इटलीज व्हाइट मार्बल टू स्कल्प्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिगर्स. टेक अ लुक एट द मोस्ट famous among them, La Piete. The portrait of a human body, emotions, even the clothes is spectrally realistic. The grief of the mother with the dead body of her son in her lap is deeply and profoundly etched. तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदरता, कितनी बारीकी से जो है ये स्कल्पचर को बनाया गया है. उस समय कुछ मशीन तो हुआ नहीं करती थी, तो जितनी चीज़ें जो बनानी है वो हाथ से ही बनी हुई होती थी. Much of the Renaissance art was inspired by Christianity, but at the same time we see the marked influence of ancient Roman art. Artists like Michelangelo studied ancient paintings, sculptures and buildings in minute detail and tried to replicate their style. तो यहाँ पे जो मोस्टली जो रेनेसेंस आर्ट है वो इंस्पायर्ड किससे होते थे, क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड होते थे. और इसी समय में जो एंशिएंट रोमन आर्ट है उससे भी वो इन्फ्लुएंस हुआ करते थे. तो आर्टिस्ट जैसे कि माइकलएंजेलो है, ये जो एंशिएंट पेंटिंग्स है, जो पहले की बनी हुई पेंटिंग्स है उसको स्टडी करते थे, जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं उसको स्टडी करते थे, बिल्डिंग्स को स्टडी करते थे और उनको डुप्लीकेट तरीके से बनाने की कोशिश भी किया करते थे. तो अर्ली मॉडर्न पेंटिंग इन इंडिया, तो इंडिया में कैसी पेंटिंग्स बनाई जाती थी उसके बारे में हमको देखना है. तो अ न्यू चैप्टर ओपन इन इंडियन पेंटिंग इन 15th सेंचुरी. तो 15th सेंचुरी के आते आते हमारी कंट्री में भी जो है एक नया चैप्टर खुला इंडियन पेंटिंग्स को लेके. देयर वाज द एज ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स इन विच ब्राइट कलर्स वे यूज्ड टू पेंट पिक्चर्स ऑन पेपर. तो ये एक एज था जहाँ पे मिनिएचर्स मतलब बहुत बड़ा पोर्ट्रेट नहीं, छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाई जाती थी जिसमें क्या है, ब्राइट कलर्स यूज किया जाता था और ये पेपर पे बनाया जाता था. तो दिस मिनिएचर्स हैड टू सोर्सेस ऑफ इंस्पिरेशन. तो अब ये जो मिनिएचर्स पेंटिंग बनाई जाती थी इसके दो सोर्सेस से इंस्पिरेशन के. वन वाज द सिंपलेस्ट illustration on palm leaf handwritten books using deep and bright colors. They depicted idealized non-realistic human and animal figures. तो यहाँ पे ये छोटी सी पेंटिंग्स है, ये किस में बनाई गई हुई है, तो सिंपल इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे दिखाया गया हुआ है. ये पाम लीफ का हैंड रिटन बुक है, ठीक है, पाम लीफ में ये हैंड रिटन बुक है. तो इसमें डीप कलर्स यूज करके इस तरीके की पिक्चर्स बनाई गई हुई है, ठीक है, ह्यूमन और एनिमल फिगर्स के साथ में. द सेकेंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वाज द मिनिएचर ट्रेडिशन ऑफ ईरान. तो ये इसका सेकेंड सोर्स क्या था, जो मिनिएचर ट्रेडिशन था ईरान का वो. द कंट्री हैड अ प्रैक्टिस ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स हैंड रिटन ऑन पेपर विद इलस्ट्रेशन ऑफ इंसिडेंट्स डिस्क्राइब्ड ऑन देम. दिस वाज अराउंड द टाइम द रेनेसेंस बिगेन इन यूरोप. तो अब एक और सोर्स क्या था, जो ईरान में छोटी छोटी पिक्चर्स बनाई जाती थी, किसमें, बुक्स पे, हैंड रिटन बुक्स में. तो ये भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था. तो इसी समय जो है रेनेसेंस जो है यूरोप में चालू हुआ. द मोस्ट फेमस इरानियन पेंटर कमालुद्दीन
Kamaluddin Behzad, born 1450 and died 1535 CE. तो one of his painting is shown in figure 6.19. तो इसकी एक फिगर 6.19 में आपको दिखाई गई है, दर्शाई गई हुई है। तो यहाँ पे देखिए एन इलिस्ट्रेशन इन गुजराती, ये कौन सा लैंग्वेज है? गुजराती में, गुजराती जैन मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम 14th सेंचुरी। द फादर ऑफ लॉर्ड महावीरा, ये कौन है? फादर ऑफ लॉर्ड महावीरा इज सीन टॉकिंग टू सम पर्सन, तो ये किसी पर्सन से बात कर रहे हैं। एग्जामिन द कलर यूज्ड एंड हाउ द ह्यूमन फिगर्स आर डिपिक्टेड, तो यहाँ पे जो कलर्स यूज किया गया है और जो ह्यूमन फिगर्स को बताया गया है उसको हम देखने लायक है। उससे मतलब हमको बहुत मतलब समझ में आता है कि उस समय इतना कुछ करना बहुत ही बड़ी बात है। और ये फिगर 6.9 अ क्लास इन मदरसा, ठीक है, मदरसा क्या होता है? जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो पढ़ने जाते हैं। अ मिनिएचर पेंटिंग बाय ईरानियन आर्टिस्ट behzad, ठीक है, ईरानियन आर्टिस्ट behzad ने इसे बनाया है। Despite its miniature size, the artist had depicted minute detail of the people, surrounding and buildings. He has also treated the natural and architectural components of the scene in a very imaginative way. However, the figures in the foreground and background are of the same size. तो जैसे कि हमने पहले माइकलएंजेलो का जो पेंटिंग देखा उसमें क्या देखा हमने? जो फिगर्स जो सामने थे वो क्या थे? थोड़ी बिगर साइज में थे कंपैरेटिवली जो पीछे के जो थे। तो यहाँ पे उन्होंने वो जो कंसेप्ट है उसको, जो ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है उसको यहाँ पे उन्होंने अप्लाई नहीं किया है। लेकिन आप एक अगर हम देखें तो ये इस पेंटिंग में हर एक चीज़ को जो है माइन्यूटली बताया गया है, वेदर इट इज़ बिल्डिंग, वेदर ये जो पेड़ है, जो पढ़ाई हो रही है, जो बच्चे बैठे हैं, जो टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उसको माइन्यूटली यहाँ पे दिखाया गया है। When the Mughal dynasty established in India, emperors invited many Iranian artists to the country. Traditional Indian painters who were skilled in using wide range of bright colors in their painting worked with this Iranian artist, and together they produced a really wonderful new tradition of painting called Mughal miniature painting. तो जब मुगल्स इंडिया में आए तो उन्होंने जो ईरानियन आर्टिस्ट है, बाहर के जो ईरानियन आर्टिस्ट है, उनको इनवाइट किया कि वो हमारे कंट्री में आए और इंडियन पेंटर्स जो थे उनको हु वे स्किल्ड, ठीक है, जो स्किल थे जो ब्राइट कलर्स यूज करने में वर्कड, ठीक है, ये ईरानियन आर्टिस्ट के साथ एक साथ काम करने लगे और साथ काम करते करते उन्होंने बहुत सारे नए ट्रेडिशंस जो थे पेंटिंग का, क्या था? मुगल मिनिएचर पेंटिंग, उसको वो लेके आए। तो फिगर 6.20 इज ए पेंटिंग डन बाय मिस्किन, अ मुगल कोर्ट पेंटर ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर अकबर। द पेंटिंग डिपिक्ट्स अ सीन फ्रॉम महाभारत एंड इट्स अपेंडिंग हरिवंश। श्री कृष्णा इज सीन लिफ्टिंग गोवर्धन हिल। तो यहाँ पे सिविल 6.10 में क्या दिखाया गया है बता दिखाऊंगी अभी आपको नीचे। तो मिस्किन एक मुगल कोर्ट के पेंटर थे, किसके समय में? अकबर के समय में। तो इन्होंने एक पेंटिंग बनाई है जिसमें एक सीन दिखाया गया है महाभारत का, ठीक है, और श्री कृष्ण को दिखाया गया है कि वो गोवर्धन पर्वत को कैसे उठा देते हैं। तो ये श्री कृष्ण की पेंटिंग है, ठीक है, मिस्किन्स मिनिएचर पेंटिंग ऑफ श्री कृष्ण होल्डिंग द गोवर्धन हिल। तो गोवर्धन हिल को जब उठा दिया था उन्होंने, गोवर्धन पर्वत को, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। द काउस एंड द हर्डर्स एंड अदर पीपल आर शेल्टर्ड बीनीथ। तो जो काउस हैं, ठीक है, जो गाय हैं और जो देखिए ये काउस वगैरह हैं और जो भी लोग हैं वो यहाँ नीचे, ये जो पर्वत है उसके नीचे उन्होंने शरण ली हुई है। This complex composition has many distinctive individual figures. The peoples are not victorious warriors or rich merchants, but originally village folk. तो यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई गई है इसमें जो यहाँ पे लोग हैं, कोई बड़ा आदमी यहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ विलेजर्स हैं। जो अगर आप ये जो सीन को जानते हैं तो यहाँ पे श्री कृष्ण जो है, अगर इस सीन के बारे में मैं बात करूं तो इस सीन में क्या दर्शाया, कब हुआ था ये सीन? जब इंद्र देवता जो है वो रुष्ट हो गए थे। जब श्री कृष्ण ने बोला कि आप इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं, गांव वालों से उन्होंने पूछा। तो इंद्र देवता जब वो रुष्ट हो गए तो उन्होंने हवा तूफान पानी सब भेजा। तो गाँव वाले जो है वो श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन जो पर्वत है उसको उठा लिया था, और जो गाँव वाले हैं और जो उनके साथ जो भी उनके बैल हैं, गाय बैल हैं, वो वहाँ पे शरण लेने
तूफान से बचने के लिए शरण ले लिए थे। तो वही चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे बहुत सारे गाय हैं, नॉर्मल लोग हैं यहाँ पे, और लोग प्रभु को जो है देख रहे हैं। इस तरीके के श्री कृष्ण को दर्शाया गया है। नाउ लुक एट द पेंटिंग इन फिगर 6.21। इट वॉज डन बाय अ पेंटिंग कॉल्ड विचित्र अराउंड 1620 ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम में ये पेंटिंग बनाई गई थी। फिगर 6.21 दिस वन। ओके, सो फिगर 6.21 ए पेंटिंग ऑफ जहांगीर। ठीक है, कौन है इस पेंटिंग में? जहांगीर है। तो जहांगीर विथ कंटेम्प्रेरी किंग्स बाय विचित्रा। The artists have never seen the kings of Turks or England, so how do you think he painted their poetries? तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो आर्टिस्ट था, ठीक है, विचित्रा, ठीक है, विचित्रा ने कभी भी तुर्की या इंग्लैंड के किंग्स वगैरह को नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने अपनी इमेजिनेशंस थी, अपनी इमेजिनेशन से जहांगीर और उनके साथ जो है जो भी किंग्स है उनके पोर्ट्रेट को बनाया है। इट इज अ सिंबॉलिक पेंटिंग दैट डिपिक्ट्स द एम्परर स्पिरिचुअल लर्निंग्स। ठीक है, स्पिरिचुअल लर्निंग्स के बारे में बताया गया है। जहांगीर इज शोन सिटिंग ऑन अ ग्लास अवर थ्रोन डिपिक्टिंग द फ्लो ऑफ टाइम। द सन लाइक halo crowns him with the European stand angels on both sides. Jahangir is presenting a book to a Sufi saint. The Ottoman Sultan, the King of England, and Vichitra himself are standing nearby. In this painting, Jahangir wants to show himself as an emperor who has mastered time and who cares for religious leaders more than emperors and kings. Despite the excavations and symbol used in this painting, Vichitra still depicts human figure realistically, giving each of them a distinct individual look. तो यहाँ पे पूरी पेंटिंग के बारे में बताया गया है कि कैसे जहांगीर, ठीक है, ये जो टाइम वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंजल्स को दिखाया गया है, और ये मतलब एक जो किरण होती है ना, मतलब एक ग्लोरी, वो यहाँ पे डिपिक्ट किया गया हुआ है। और ये एक बुक दे रहे हैं एक सूफी सेंट को, और यहाँ पे जो भी इंग्लैंड, और यहाँ पे खुद उन्होंने अपनी खुद एक पेंटिंग को भी यहाँ पे मतलब खुद को भी यहाँ पे दर्शाया कि हाँ वो भी विचित्र जो है वो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पेंटिंग्स में डिपिक्ट हुई है। उसके बाद हमको साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बारे में देखना है। तो थीसिम बिलीव इन गॉड, ठीक है, थीसिम को क्या कहा था? थीसिम इज बिलीव इन गॉड्स डोमिनेटिंग थिंकिंग इन यूरोप ड्यूरिंग मिडिल एजेस. It was also the dominant influence of Islamic countries and India. The theist preached that God is ultimate truth and all powerful who created the universe. तो यहाँ पे थिसम मतलब हाँ, जो लोग गॉड में बिलीव करते हैं उनको थीसम कहा जाता है। थीसम मतलब डोमिनेटिंग थिंकिंग, और ये जो थिंकिंग है वो डोमिनेट करती थी किसमें? यूरोप में, मिडिल एजेस के समय में। तो थीसिस क्या मानना था कि जो गॉड है वो होता है, गॉड होते हैं, भगवान होते हैं, और वही, ठीक है, वही जो है जो गॉड है उन्होंने ही पूरी यूनिवर्स को बनाया था। गॉड ही सच्चे हैं, पूरी जो पावर है गॉड के पास में है। ये थिस मतलब आस्तिक लोग जो होते हैं। तो पीपल शुड forsake the pursuit of comfort and prosperity in this world and seek a place near God in heaven. तो इसलिए वो उनका क्या मानना था कि उनको जो कंफर्ट वाली लाइफ है, जो प्रॉस्पेरिटी वाली लाइफ है, उसको छोड़ देना चाहिए और भगवान की शरण में जाना चाहिए, ताकि उनको भगवान के शरण में लेते लेते जो है उनको स्वर्ग का रास्ता मिल सके। देयर वॉज नो प्लेस फॉर studying the physical world in thinking. Such study was even seen as being opposed to religious life. तो कोई भी मतलब साइंटिफिक थिंकिंग पे वो बिलीव नहीं करते थे, और वो अपोज भी करते थे ये जो रिलीजियस लाइफ है उसके बारे में। दिस इज वाई साइंस कुड नॉट प्रोग्रेस इन मिडिल एजेस। तो इसलिए जो है साइंस जो है मिडिल एजेस के समय में प्रोग्रेस नहीं हो पाई। बट दिस डजंट मीन दैट देयर वाज नो एविडेंस। द इस्लामिक वर्ल्ड सॉ द फ्लवरिंग ऑफ साइंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इसका मतलब ये नहीं कि उस समय कोई साइंस पे बिलीव ही नहीं करता था, साइंस उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाया, और जो इस्लामिक वर्ल्ड था उन्होंने देखा कि हाँ साइंस सही है, और उन्होंने साइंस की स्टडी की।
We have seen earlier that how Arab philosophers studied and translated the work of Chinese scientists and Indian mathematics. तो हमने इससे पहले देखा कि जो अरब फिलोसफर्स थे उन्होंने जो चाइना के जो साइंटिस्ट हैं उनकी जो बुक्स है और इंडियन मैथमेटिक्स की बुक्स है उसको ट्रांसलेट किया और स्टडी करना चालू किया. दे अडॉप्टेड इंडियन मैथमेटिक्स पर्टिकुलरली द डेसिमल नंबर सिस्टम. तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो इंडियन मैथमेटिकल सिस्टम से आता है अंदर मैथमेटिक्स में जिसको बताया गया है जन्म हुआ जैसे कि जीरो का जन्म जो है हमारी कंट्री से हुआ, ये सारी चीज़ों को उन्होंने अडॉप्ट किया. दे ऑल्सो अडॉप्टेड सम वेल नोन चाइनीज इन्वेंशन सच एज, और उन्होंने जो चाइनीज कुछ इन्वेंशन है उसको भी अडॉप्ट किया जैसे कि गन पाउडर, ब्लॉक प्रिंटिंग, मैग्नेट्स, इसका जो इन्वेंशन है उसको अडॉप्ट किया. अरब इंटेलेक्चुअल्स built upon the work of Chinese and Indian astronomers in calculating the motion of planets, stars and other heavenly bodies. तो इंडिया और चाइना की जो स्टडीज़ हैं, एस्ट्रोनॉमर्स की स्टडीज़ हैं, उसको उन्होंने मिला के कैलकुलेट करना चालू किया, वर्क करना चालू किया, स्टडी करना चालू किया जो मोशंस है प्लैनेट के, स्टार्स के और अदर हेवनली बॉडीज़ के. The scientific treaties from other countries found their way to European scientists. In this way, Arab scientists reached Indian and Chinese science to the यूरोप. तो ये जो साइंटिफिक ट्रीटाइसिस है, ट्रीटाइसिस मतलब जो लिखा हुआ जो वर्णन है साइंस का, ये धीरे धीरे कहाँ पहुंचा? यूरोपियन साइंटिस्ट के पास. कैसे? देखिए, इंडिया और चाइना के जो नॉलेज है उसको मिक्स करके अरब जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने स्टडी किया. उसके बाद उनकी स्टडी यूरोप तक पहुंची. आप देखिए कैसे मतलब जो है जो थिंकिंग है ह्यूमन बीइंग की वो एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रांसफर होती है. When the study of Greek and Latin classics was revived in Europe, people there began studying scientific literature from Greece as well as the work of Arab science. तो जैसे जैसे जो है ग्रीक और लैटिन क्लासिक्स का, जैसे कि हमने प्रीवियस सेक्शंस में देखा, जो ग्रीक और लैटिन क्लासिक्स का जो चलन है, जो पढ़ने का जो तरीका है यूरोप में बढ़ने लगा. ठीक है, एक टाइम में वो ख़त्म हो चुका था, फिर लोगों ने पढ़ना चालू किया. तो इससे जो है साइंटिफिक लिटरेचर को भी उन्होंने स्टडी करना चालू किया जो ग्रीस से आया था और जो अरब साइंस का भी हमने देखा. It was in those days that the European navigators was looking for a sea route to India and China. और ये उसी समय का बात है जब यूरोपियन नेविगेटर्स जो है वो एक रास्ता खोजना चाहते थे सी के थ्रू कि इंडिया और चाइना जैसी कंट्री में हम जल्दी कैसे पहुंच सके. They had to cross unfamiliar seas and ocean. Their only method to navigate their ways across the ocean was by tracking the position of stars and planet in the sky. तो उनको जब भी मतलब इंडिया आने की ज़रूरत होती थी तो वो अलग अलग रास्तों से आते थे. कभी कोई सी मिल रहा है, कभी कोई ओशन मिल रहा है. तो ये और उनका एक ही मेथड क्या था इस ओशन को क्रॉस करने का? वो स्टार्स और प्लैनेट की पोजीशन देखते थे स्काई से. तो दे ऑल्सो यूज मैग्नेटिक कंपास टू चार्ट देयर पाथ. द टेलीस्कोप विद ग्लास लेंस हैज़ बीन invented, so it helped him to look long distance across the sea. और इसी समय में जो टेलीस्कोप उसका भी इन्वेंशन हो गया था और इससे जो ग्लास लेंस है उसकी मदद से वो समुद्र में बहुत दूर तक देख सकते थे. मैग्नेटिक कंपास का वो यूज़ करते थे ताकि वो अपने रास्ते पहुंच सके. सिमिलरली इन दोज डेज कैनन्स वेयर यूज्ड वाइडली इन वार्स. तो अब इस समय में कैनन्स, ठीक है, कैनन्स जो बारूद है, ठीक है, जो गोला तोप, ठीक है, वो सब चीज़ें जो है वॉर्स में यूज़ होने लगी. कि कैनोनियर्स हैड टू नो द एंगल एट विच द कैनन शुड रिलीज द कैनन बॉल फॉर गेटिंग फॉर इट टू स्ट्राइक द टारगेट. तो कैनोनियर्स जो कैनन चलाने वाले जो गोला चलाने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनको ज़रूरत थी कि वो एक एंगल का मेजरमेंट जाने ताकि जहाँ से वो शूट कर रहे हैं कैनन को तो वो वहाँ उनके टारगेट तक पहुँच सके. द एस्टिमेट ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है? अगर एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट में अगर कोई चीज़ फेंकना चाहते हैं, जैसे ये कैनोनियर का पॉइंट है और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो है इधर, तो उनको ये जो ट्रेजेक्टरी, ये जो पाथ है, ये जो राउंड सर्कल पाथ है, इसे ट्रेजेक्टरी कहा जा रहा है. तो इसमें फैक्टर्स जो इंक्लूड होंगे वो क्या क्या होगा? जो वेट है, कैनन का ज़्यादा वेट है तो वो, अगर फोर्स कम है तो वो पास में ही गिर जाएगा, अगर फोर्स ज़्यादा है तो ही वो दूर जाएगा. तो इस तरीके के कैलकुलेशन उनको करना ज़रूरी था. तो वो डायमीटर क्या होना चाहिए? ऑल दिस इन्वॉल्व साइंटिफिक स्टडी. दैट्स वाई किंग्स एंड मर्चेंट शोड स्पेशल इंटरेस्ट इन साइंस एंड इन्विटेशन. इसलिए जो किंग्स और मर्चेंट्स हैं वो एक
अलग से इंटरेस्ट दे रहे हैं, हाँ भाई अगर हमको वॉर में जीतना है तो हमको ये साइंस और इन्वेस्टिगेशंस को प्रॉपर स्टडी करने की ज़रूरत है. So there were some scientists in Europe during Middle Ages. In 13th century England there was Roger Bacon who paved the way for experiment based investigation of scientific principles. तो कुछ साइंटिस्ट थे यूरोप में जो मिडिल एजेस के समय में, जैसे कि इन इंग्लैंड इन 13th सेंचुरी इंग्लैंड में रोजर बैकन, ठीक है, जो एक नया एक्सपेरिमेंट बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस लेके आए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बेसिस में. और इस समय में कॉमन प्रैक्टिस क्या था? टू गेस एंड एस्टिमेट द आंसर टू एनी क्वेश्चन. तो इस समय में क्या कॉमन प्रैक्टिस था? कोई साइंटिफिक स्टडी उतनी नहीं होती थी, बस गेस किया जाता था और एस्टिमेट कर दिया जाता था आंसर में. द प्रोसेस ऑफ रीचिंग कंक्लूजन ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट वॉज नॉट एस्टैब्लिश. और ये जो प्रोसेस आज की डेट में हम यूज़ करते हैं कि मतलब क्या होता था, अगर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 3-4 बार वो एक्सपेरिमेंट होगा, उसका रिजल्ट कैलकुलेट किया जाएगा, उसके बाद उसके बेसिस में, इस रिजल्ट के बेसिस में हम किसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे, लेकिन ये उस समय नहीं होता था. तो Bacon's insistence on this scientific method slowly paved the accepted practice in scientific study. तो Bacon's के insistence पे इस तरीके की scientific study होने लगी, एक्सपेरिमेंट्स होने लगे और एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे लोग पहुंचने लगे. तो ये पिक्चर है पोर्ट्रेट ऑफ निकोलस कॉपरनिकस. ठीक है, एज वी हैव सीन, हमने अर्लियर टाइम में देखा जो रेनेसांस वाला जो टाइम है उसमें बहुत सारे रिसर्च हुए, एनाटॉमी हुई ह्यूमन बॉडी, एनाटॉमी मतलब ह्यूमन बॉडी को चीर फाड़ करके उसके बारे में स्टडी किया गया. और अनदर एरिया क्या था? ज्योमेट्री. ठीक है, ज्योमेट्री और पर्सपेक्टिव और प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री. ठीक है, ज्योमेट्री क्या होता है? जिसमें हम कैलकुलेशंस देखते हैं कहाँ से हमको कहाँ तक जाना है. तो इन एडिशन में, ठीक है, जो शेप्स की हम स्टडी करते हैं उसको ज्योमेट्री कहा जाता है. इन एडिशन देयर वाज द ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी, और एस्ट्रोनॉमी के बेसिस में भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हुए. द वाइड एक्सेप्टेड बिलीव ड्यूरिंग द मिडिल एज वाज अर्थ वाज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. और अगर हम मिडिल एज के बारे में बात करें, हमने क्लास 8 वगैरह में भी देखा, तो मिडिल एज में सबसे वाइडली एक्सेप्टेड बिलीव क्या था? अर्थ क्या है? सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, एंड ऑल स्टार्स, मून्स एंड प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड इट. और जो भी स्टार्स, मून्स और प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाते हैं. दिस जियोसेंट्रिक थ्योरी हैज बीन ट्रेस्ड to the ancient Greek philosopher Aristotle. People in those days also believed that earth was flat and they will fall if we went into the edge. और ये भी माना जाता था अर्थ क्या है? फ्लैट है, अगर हम एज तक पहुंच गए तो हम क्या है? नीचे गिर जाएंगे. तो many astronomers of that time studied the path and motion of planet in the sky. They faced a problem. अब यहाँ पे बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉमर मतलब जो स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, जो आसमान में जो चीज़ें हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है. तो ये उस समय ये जो पाथ है, मोशंस है प्लैनेट के, उसके बारे में स्टडी करने लगे. और इसमें इनको एक प्रॉब्लम आई. क्या प्रॉब्लम आई? दे फाउंड दैट मोशन ऑफ द प्लैनेट्स डू नॉट टैली विद द जियोसेंट्रिक यूनिवर्स. अगर हम जियोसेंट्रिक यूनिवर्स मतलब अगर हम अर्थ को सेंटर में लेके रहे तो मोशन जो है प्लैनेट का वो टैली नहीं हो रहा था. तो The most prominent among them was Polish astronomer Nicholas Copernicus. ठीक है, 1473 से 1443 तक का इनका ड्यूरेशन था. तो ये पॉलिश, ठीक है, पोलैंड को बिलोंग करते थे, पोलिश एस्ट्रोनॉमर थे निकोलस कॉपरनिकस. तो इन्होंने बहुत सारी स्टडीज की. तो ही पब्लिश्ड अ बुक टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ in which he said that this problem could be resolved if we accept that it is the sun, not the earth, that is at the center of the universe and that all the planets including the earth revolve around it. तो जब इनका जो समय है, जीवन काल का जो समय है वो एंड में आ गया था, तो उन्होंने ये एक थ्योरी दी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन दिया जो कि टैली नहीं हो रहा था. जो मोशंस है स्टडी किया जा रहा था कि अर्थ जो है वो सेंटर पे है. ठीक है, अर्थ हमारे यूनिवर्स के सेंटर में है. तो उन्होंने ये थ्योरी दी कि सन जो है वो सेंटर में है और जितने भी प्लैनेट्स है, स्टार्स है और अर्थ है, वो अर्थ जो यूनिवर्स है, सॉरी जो सन है उसका चक्कर लगाते हैं. The heliocentric theory of Copernicus was quite revolutionary for his time. People were not ready to accept that Earth, which appears stationary to them, could actually be orbiting the sun. The church stated God has ordained that the earth was the center of the universe, so human could live at the center. So the church operates the heliocentric
थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक में सन सेंटर में है। तो ये जो सन का जो सेंटर वाला जो थ्योरी है कोपरनिकस ने जो दिया वो एक रेवोल्यूशनरी था उस टाइम पे, लेकिन लोग वहाँ पे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, अर्थ के हम अर्थ में हैं, तो हमको ये लगता है कि हम स्टेशनरी है बट बाकी चीज़ें घूम रही है, ठीक है, सन हमारा चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये चीज़ें क्या थी, उल्टी थी, सन बीच में है और हम उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो चर्च भी इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। तो उनका ये मानना था कि गॉड ने अर्थ को बनाया है, हमको ह्यूमन बींग्स को यहाँ पे भेजा है ताकि हम यूनिवर्स के सेंटर में रह सके। तो इसलिए चर्च ने ये जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी है उसका बहुत ज़्यादा अपोज किया। However, many astronomer investigated Copernicus theory. They made detailed and minute observation of the motion of stars and planet in the sky. Prominent among them was Tycho Brahe, who set up observatory in Denmark. तो बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने ये जो कोपरनिकस की थ्योरी थी उसको स्टडी करना चालू किया। माइन्यूटली इन्होंने ऑब्जर्व किया जो मोशंस हो रहे थे, स्टार्स और प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ को उन्होंने स्टडी किया। और इसमें प्रोमिनेंट कौन थे, टाइचो बाचे, ठीक है। जो नेम है फॉरेन लैंग्वेज का नेम है, उसका प्रोनाउंसिएशन मेरे से भी थोड़ा सा गलत हो रहा है, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा प्रार्थी मानेंगे, ठीक है। तो टाइचो बारे, ठीक है। तो अलग टाइप के नेम्स होते हैं, तो उसके प्रोनाउंसिएशन में आप मत जाइए, कॉन्सेप्ट में जाइए, है ना। तो उन्होंने ऑब्जर्वेटरी बनाया डेनमार्क में, क्योंकि हियर, तो यहाँ पे हियर मेनी न्यू मेथड्स यूज्ड टू ऑब्जर्व द प्लैनेट एंड कैलकुलेट द मोशन। अब नए नए मेथड्स ऑब्जर्व हो रहे थे कि इन मोशंस को कैलकुलेट किया जाए। तो इसमें अनदर एस्ट्रोनॉमर्स कौन था, केपलर, ठीक है, जॉनस केपलर। तो इन्होंने एग्जामिन किया, फाइंडिंग्स देखे, अपना डिटेल कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन देखा, और उन्होंने नोट डाउन किया कि जो कैलकुलेशन है वो मेड सेंस कर रहा है, मतलब एक सेंस में ला रहा है। इफ अर्थ एंड ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन एज कोपरनिकस सेड। तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स वो किए, ऑब्जर्वेशन देखे, कैलकुलेशन देखे, इससे उन्होंने ये वो किया कि कोपरनिकस जो कह रहे हैं, जो उनकी थ्योरी है वो बिल्कुल सही है। However, Copernicus has erred in one respect. He said Earth followed a circular path while orbiting the Sun. Kepler's calculation showed orbital path followed by the Earth wasn't circular but elliptical. Copernicus ने एक गलती की थी इसमें, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था, जो सन है उसके अराउंड जो भी प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर मोशन में जा रहे हैं, लेकिन ये सर्कुलर है क्या, हम जो ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। तो केपलर्स के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अर्थ का जो ऑर्बिट है वो कैसा होगा, सर्कुलर नहीं है बट एलिप्टिकल है। इट वाज केपलर who said we can understand the physical world only by minute observation and calculation, not by widely held beliefs, religious texts and assumption. The Italian scientist Galileo Galilei also placed the great emphasis on the detailed observation and calculation. He established that Kepler said on firm ground. Galileo is known for asking leading questions, then looking for the answer by doing experiment and studying the result. This became the guiding principles of scientific investigation. तो यहाँ पे केपलर्स, ठीक है, केपलर्स जिन्होंने कहा, ठीक है, कि अपने जो ये माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशंस से हम बता सकते हैं कि अर्थ कहाँ पे है, सन कहाँ पे है। कोई जो ये रिलीजियस बिलीव्स है, टेक्स्ट है, एजम्पशन से हम नहीं क्या बता सकते कि जो चर्च बोल रहा है भाई अर्थ हमको भगवान ने बनाया है तो हम यूनिवर्स के बीच में है, ये सब चीज़ें क्या है, अजम्पशन है, गलत है, ये रिलीजियस टेक्स्ट पे हम बिलीव नहीं कर सकते। और वैसे ही इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो ने भी बहुत ही हद तक एम्फेसिस किया कि जो केपलर बोल रहे हैं वो सही है, उनका जो कहना है वो सही है। तो गैलीलियो को माना जाता है कि उन्होंने लीडिंग क्वेश्चंस जो है, ये जो एक्सपेरिमेंट्स है, स्टडीज करके उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि हाँ ये सारी चीज़ें जो है सही है। तो गैलीलियो यूज्ड द टेलीस्कोप इन्वेंटेड बाय seafarers to study the stars. He found that planets like Jupiter and Saturn have several moons orbiting around them. The question he asked was, why do planets and moons orbit? Who or what propels them? तो गैलीलियो जो है उनके पास एक टेलीस्कोप था जिससे वो स्टार्स को स्टडी करने लग गए, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि जुपिटर और सैटर्न इनके पास क्या है, मून्स है जो ऑर्बिट कर रहे हैं उनके अराउंड में। तो उनका क्वेश्चन था कि ऐसा क्या चीज़ है जो प्लैनेट्स और मून को
साथ में रख रहा है, जिससे जो मून है वो प्लैनेट की परिक्रमा कर रहा है, जो उसको साथ में रखा हुआ है क्या चीज़ है उसके बारे में वो जानना चाह रहे हैं। तो एक पोर्ट्रेट है गैलीलियो का, वन ऑफ द इन उनकी एक बुक्स में, एट द टॉप ऑफ द टू फिगर्स, ठीक है, एट द टॉप ऑफ टू फिगर्स, one of the right looking through a telescope while one left is using apparatus to measure। तो यहाँ पे एक टेलीस्कोप से देख रही है और एक apparatus से कुछ measure कर रहे हैं। So he did many experiment to find out why object move and why they stop. For example, he dropped heavy and light objects together from a height to see if they fell together or if there was any difference in their motion। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कि ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि उन्होंने एक हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराया, हाइट से गिराया, और वो देखने लगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले जाता है, नीचे गिरता है, क्या डिफरेंस है उनके मोशंस में, कैसे वो नीचे आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी। He also dangled an object from a thread and observed its motion as it swing to and fro। तो उन्होंने एक ऑब्जेक्ट को भी डैंगल मतलब किसी धागे से लटकाया, किसी रस्सी से लटकाया किसी ऑब्जेक्ट को, और वो देखने लगे कि कैसे उसका मोशन ऊपर आगे पीछे हो रहा है, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे हो रहा है। He rolled balls on the floor to see at which angle on or what kind of floor they rolled the furthest। तो उन्होंने बॉल्स को रोल किए फ्लोर में और उन्होंने देखा कि कौन से एंगल में और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस सरफेस पे वो ज़्यादा जल्दी भाग रहे हैं, ये सारे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूडेड कोपरनिकस हेलियोसेंट्रिक थ्योरी वाज करेक्ट। ही पब्लिश हिज फाइंडिंग इन हिज बुक। तो इसके ये सारे ऑब्जर्वेशन देखते हुए कोपरनिकस ने जो हेलियोसेंट्रिक मतलब सन को सेंटर में रखते हुए जो थ्योरी है उसको करेक्ट बताया, और उन्होंने अपनी जो फाइंडिंग्स है उसको अपने बुक में पब्लिश की। ओके तो थोड़ा सा चैप्टर लंबा हो रहा है, 1 घंटा हो गया है, बट 10 मिनट और लगेंगे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चर्च वाज हैपन, तो चर्च जो है वो ये सन की जो थ्योरी है उससे खुश नहीं थे कि अर्थ को सेंटर में नहीं रखा जा रहा है। तो उन्होंने गैलीलियो का जो बुक है उसको बैन कर दिया और उनमें उसके ऊपर प्रेशर बनाया कि वो अपने जो ऑब्जर्वेशन है उसको फिर से करे। तो गैलीलियो ने एक्सेप्ट किया जो चर्च के जो कंडीशंस थे, उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स है उसको कंटिन्यू किया सीक्रेट तरीके से और पब्लिश किए अपने फाइंडिंग्स कंट्रीज में जहाँ पे पॉप रिट नहीं था, ठीक है, जहाँ पे पॉप जो चर्च की जो पॉप है उनका बोलबाला नहीं था, वहाँ पे उन्होंने अपनी जो फाइंडिंग्स है उसको भेजा, ठीक है, पब्लिश किया। तो गैलीलियो का जो ट्रायल था, trial by church became a symbol of confrontation between religious dogma and science, with the upholders of religious suppressing scientific फाइंडिंग्स। अब ये जो गैलीलियो का जो ट्रायल था जिसमें जो चर्च में उन्होंने उसके बुक्स को पब्लिश करना वो कर दिया, उसको मतलब मना कर दिया कि तुम इस तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट मत करो, ये एक सिंबल था कॉन्फ्रंटेशन मतलब मतभेद का। एक रिलीजियस जो डॉगमा होता है ना, रिलीजियस मतलब रिलीजन को लेके जो परपंची और ये जो साइंटिफिक फैंटिस है इसके बीच में एक हर्डल बन गया। तो हम ये देख सकते हैं ये जो कॉन्फ्रेंटेशन ये पावरफुल इंटरेस्ट था एक हैंड में और इन्वेस्टिगेटिव स्पिरिट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन अदर। तो ये एक तरीके का मतभेद था। द इंग्लिश साइंटिस्ट, अब इंग्लिश साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन, ठीक है, जिसके बारे में हमने फिजिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो आइजैक न्यूटन इन्होंने प्रपोज किया जो फेमस थ्योरी थी ग्रेविटी की और मोशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी ऑन बेसिस ऑफ केपलर और गैलीलियो। तो केपलर और गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बेसिस में इन्होंने ग्रेविटी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी वो लेके आए और जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज है उसके मोशन को उन्होंने फिर से स्टडी किया। तो न्यूटन्स वर्क अर्ज्ड अ न्यू एज वेयर साइंस वाज अकॉर्डेड विथ हाईएस्ट एस्टीम। तो न्यूटन्स की जो वर्क थी थ्योरी थी इससे एक नया पड़ाव आया साइंस में। सो वी हैव सीन हाउ अ न्यू साइंस वाज बॉर्न इन अर्ली मॉडर्न एरा। तो अब हम देख रहे हैं कि एक नई साइंस आया न्यू मॉडर्न एरा में जो रिलीजियस मिसकंसेप्शंस को भगा दिया उन्होंने, मतलब रिलीजियस जो कंसेप्शन से मिसकंसेप्शन से उसको हटा दिया। तो ये जो एज है वो ओल्ड अजम्पशन में नहीं, ये जो साइंस है नया साइंस वो ओल्ड अजम्पशन पे नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट और मैथमेटिकल प्रूफ्स पे डिपेंडेंट था, ठीक है। वो मानता था कि जो एक्सपेरिमेंट हुए जो मैथमेटिकल प्रूफ है वही सही है, कोई रिलीजियस अजम्पशन सही नहीं होता। तो ये जो द एज ऑफ रेनेसांस ये यहाँ पे began हुआ with the assumption that Aristotle's belief and method were proof
of scientific knowledge, but with the onset of scientific revolution, it was established that Aristotle's basic theories and methods of science and study and investigation were wrong. तो उन्होंने बताया कि जो अरिस्टोटल ने स्टडी की थी, एक बेसिक थ्योरी लेके आए थे, वो सारी चीज़ें जो है गलत थी साइंटिफिक रेवोल्यूशन के आने के बाद. तो अब हमको देखना है मैरीटाइम एक्सपेडिशन एंड ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज. तो कोपरनिकस के टाइम में, गैलीलियो के टाइम में और साइंटिस्ट के टाइम्स में कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, सेलर्स फ्रॉम यूरोप वेयर क्रॉसिंग ओशन टू फाइंड न्यू लेन्स टू न्यू वर्ल्ड. तो इस समय जो है जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस हो रहे थे, उस समय सेलर्स जो है यूरोप से अलग अलग ओशंस में जा रहे थे ताकि वो एक नए रास्ते खोल सके. तो बिफोर दिस वॉयजेस वेयर मोस्टली अलॉन्ग शैलो कोस्ट फ्रॉम पोर्ट टू पोर्ट. और इससे पहले जो ये वॉयजेस जो होते थे, ये जो समुद्री यात्रा होती थी, वो छोटी छोटी होती थी, एक पोर्ट से लेके दूसरे पोर्ट में. दे सेल्डम वेंचर्ड इनटू डीप ओशन. द मेन रीजन वाज that they did not want any map of the seas which could they did not have any map of the sea which could help find their way. There was only one way they could resolve the problem: observe stars and planets and use their position to find out where they were on the earth's surface and which path they should choose. तो देखिए, ये जो समुद्री यात्रा होती थी, ये छोटे छोटे पार्ट में, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट, वो बिल्कुल भी मतलब डीप ओशन में जाने की हिम्मत नहीं करते थे. क्यों? क्योंकि उनके पास कोई पर्टिकुलर मैप नहीं होता था सी से. वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्स और प्लैनेट के जो पोजीशन है उसको देखते थे और उसके बेसिस में वो आगे बढ़ते थे. तो अगर वो किसी पाथ पे हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ रिलाई करना पड़ता था स्टार्स और प्लैनेट्स के पोजीशन में. तो दिस सेलर्स, जो ये सेलर्स थे, उन्होंने नई लैंड जो है वो खोजना चालू किया इन सर्च ऑफ वेल्थ. ठीक है, पैसे पाने के लिए. तो मैनी ऑफ देम वांटेड टू स्प्रेड, और बहुत सारे लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी को वर्ल्ड में स्प्रेड करना चाहते थे, फेम पाना चाहते थे और मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए वो भी समुद्र की यात्रा करते थे. तो किंग और एम्परर्स जो है वो सपोर्ट करते थे इनके सर्च को, स्पेशली क्योंकि वो एक नया रूट पाना चाहते थे इंडिया और चाइना के लिए. तो जो मैरिनर्स बिलीव दैट, है ना, वो बिलीव करते थे कि वो इंडिया रीच करेंगे इफ दे सेल अक्रॉस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से वो जाते हुए इंडिया तक पहुंच सकते हैं. इफ द वर्ल्ड वाज राउंड, अगर वर्ल्ड राउंड है, फ्लैट नहीं है, जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं, जो साइंटिस्ट प्रपोज कर रहे हैं, तो वो पूरे वेस्ट कोस्ट को सेल करते हुए जो फार, मतलब दूर की जो कंट्रीज है वहां तक पहुंच सकते थे. तो दैट मीन दे कुड क्रॉस अटलांटिक ओशन टू रीच द कोस्ट ऑफ चाइना. तो इसका ये मतलब था कि वो अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए चाइना तक पहुंच सकते थे. तो ये फिगर 6.24 में है, ये 1741. तो ये पोर्ट्रेट है किसका? आइजैक न्यूटन का. द कवर ऑफ हिज मोन्यूमेंटल बुक प्रिंसिपल मैथमेटिका, ये एक बुक थी उनकी जो प्रिंसिपल मैथमेटिका, इसकी ये ऊपर का कवर है. तो जो पोर्चुगीज नेविगेटर हैं वो वास्को डी गामा. ठीक है, वास्को डी गामा का नाम आपने पहले भी सुना होगा. ये पोर्चुगीज नेविगेटर थे. वास्को डी गामा वो अफ्रीका से सेल करते हुए कहाँ पहुँचे? कैलिकट पहुँचे, इंडियन कोस्ट है जो केरला में, 1498 में. तो इनसे पहले इटालियन, ठीक है, तो इन्होंने, वास्को डी गामा ने सर्च किया था सी रूट. ठीक है, सी रूट कहाँ से? अफ्रीका से इंडियन कोस्ट तक पहुँचने का. और इससे पहले जो है इटालियन नेविगेटर क्रिस्टोफर कोलंबस, वो सेट आउट westwards to India, reaching a group of island off the coast of new continent. तो ये इंडिया, तो उन्होंने क्या लगा कि वो इंडिया पहुंच गए, इसलिए वो उन्होंने वो जो आइलैंड्स है उसको इंडीज, ठीक है, इंडीज बोल दिया. तो इससे जो है वहाँ के इनहिबेंट्स को, जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, उसको इंडियंस कहा जाने लग गया. तो लेटर्स जो पोर्चुगीज नेविगेटर एमेरिगो वेस्पुची, ठीक है, ये स्टैब्लिश किया कि न्यू कॉन्टिनेंट बाय सेलिंग अराउंड इट द कॉन्टिनेंट वाज नेम्ड अमेरिका. ठीक है, कॉन्टिनेंट जो है, नया कॉन्टिनेंट की उन्होंने खोज की, क्या नाम रखा उसका? अमेरिका. और कुछ साल बाद जो पोर्चुगीज नेविगेटर है फर्डिनेंड मैगेलन decided to sail his ship across the entire world to prove that earth was round. तो इन्होंने पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने का निर्णय किया ताकि वो जान सके अर्थ राउंड है. लेकिन वो अपना जो सर्कम नेविगेशन, मतलब पूरा राउंड नेविगेशन है, वो नहीं पूरा कर पाए क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई रास्ते में ही. और लेकिन उनकी जो क्रू थी, उन्होंने ये जर्नी को कंप्लीट किया.
ओके तो यहाँ पे हम मैथमेटिक्स ऑफ केरला, मैथमेटिशियंस ऑफ केरला 14 to 16 सेंचुरी, इसके बारे में हमको देखना है। तो इंडियन स्टेट जो था केरला, वहाँ पे रोबोस्ट मैथमेटिशियन ट्रेडिशंस थे फ्लरिश फ्रॉम 14 to 16 सेंचुरी। द मेजर मैथमेटिशियंस ऑफ दैट टाइम वेर माधवा, नीलकंठा, सौम्याजी, परमेश्वरा, नारायण भट्टारी। तो दे में इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में। तो इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल कौन से थे? कैलकुलस का, विच आइजैक न्यूटन लेटर डिस्कवर्ड इन यूरोप, यूज्ड टू एस्टैब्लिश हिज थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। These mathematicians from Kerala were unable to develop their work and their discoveries which were not propagated to the world. तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन थे, लेकिन जो उन्होंने काम किया और जो डिस्कवरी की ये वर्ल्ड में जाना नहीं जा पाया। इनकी थ्योरी यूज़ कर, कैलकुलस की थ्योरी यूज़ करके आइजैक न्यूटन ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स के जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी ये सबको कैलकुलेट किया, लेकिन जो हमारी जो कंट्री के जो मैथमेटिशियंस हैं उनको वर्ल्ड में उतनी पहचान नहीं मिल पाई। तो ये चैप्टर भी बहुत ही लंबा था, 3 पार्ट में हमने कवर किया, ये 1 घंटे का पार्ट हो गया। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं रुक जाऊं, लेकिन मैं रुक नहीं पाई। धीरे धीरे कवर करते करते 1 घंटा कब बीत गया मुझे भी नहीं पता चला। मैंने 10 मिनट पहले ही रिकॉग्नाइज किया कि 1 घंटा हो गया है, तो फिर 10-15 मिनट की और बात है, मैं बोली चलो 1 घंटा भी चलेगा, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आए। वीडियो लेक्चर समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।